सोचिए, इंटरनेट के इस अथाह समंदर में गोते लगाते हुए अचानक आपके हाथ एक ऐसा संदूक लग जाए। एक डिजिटल संदूक। हाँ बिल्कुल, एक डिजिटल संदूक जिसमें किसी इंसान ने अपने पूरे 16 सालों के विचार, अपनी उलझनें और अपने अकेलेपन का पूरा इलाज सहेज कर रखा हो। अरे वाह, ये तो किसी खजाने से कम नहीं है। एकदम सही कहा। और आज की इस विस्तृत चर्चा में हम ऐसे ही एक विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं सृजन नाम के एक बेहद दिलचस्प डिजिटल आर्काइव या कहें कि एक ब्लॉग की। सृजन नाम ही काफी कुछ कह देता है ना। वैसे तो इस ब्लॉग का जो सफर है वो 2010 से लेकर 2026 तक फैला हुआ है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे 1,12,000 से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये संख्या वाकई काफी बड़ी है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, आज हमारी चर्चा के केंद्र में ये पूरा ब्लॉग नहीं है। हम फोकस कर रहे हैं 9 अगस्त 2012 को प्रकाशित हुई एक खास कविता पर। इसका नाम है तेरी बातें मेरी बातें, जिसे राजेंद्र शर्मा विवेक ने लिखा है। हाँ, मैंने भी इसे पढ़ा है। बहुत ही गहरी रचना है। एकदम। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ साहित्य पर या किसी कविता पर चर्चा करना नहीं है। मतलब हम ये समझना चाहते हैं कि हमारी रोजमर्रा की जो बातें होती हैं, जो हम एक दूसरे से करते हैं, वे कैसे हमारे दिमाग, हमारे रिश्तों और हमारे पूरे वजूद पर असर डालती हैं। बिल्कुल। और अगर हम इस पूरे आर्काइव का जो कालखंड है ना, जो आपने बताया 16 साल, हाँ 16 साल, इसे देखें तो ये अपने आप में मानव मनोविज्ञान का एक जीता जागता केस स्टडी है। अच्छा, वो कैसे? मतलब जब कोई व्यक्ति इतने लंबे समय तक लगातार अपने विचारों को ऑनलाइन सहेजता है तो वो केवल कविताएं नहीं लिख रहा होता है। वो असल में दुनिया के बदलते स्वरूप के साथ साथ अपने खुद के मन के विकास को भी डिकोड कर रहा होता है। एकदम सही। हम अक्सर मानते हैं कि संवाद या बातचीत सिर्फ सूचनाओं के लेन देन का एक जरिया है, बस बात की और खत्म। लेकिन ये कविता एक बिल्कुल अलग ही तंत्र की तरफ इशारा करती है, जो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही ज्यादा गहरा है। और यही बात इस कविता की शुरुआती पंक्तियों में बहुत मुखर होकर सामने आती है। मतलब अगर मैं वो पंक्तियां पढ़ूं, तेरी बातें मेरी बातें, बातों से गम हम हर पाते, बातों की होती बरसातें, उजले दिन है गहरी रातें। हाँ, बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां हैं। है ना। आम जिंदगी में हम दुख दूर करने के लिए न जाने क्या क्या उपाय ढूंढते हैं। कभी बाहर घूमने जाते हैं, कभी कुछ और करते हैं। लेकिन यहाँ बात सिर्फ इतनी हो रही है कि शब्दों के जरिए दुख का हरण किया जा सकता है। बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे शब्दों में कोई भौतिक वजन है जो हमारे कंधों का भारी बोझ एकदम से हल्का कर देता है। हाँ, और अगर हम इसके न्यूरोलिंग्विस्टिक पहलू या कहें कि मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को देखें ना, तो ये बात पूरी तरह से विज्ञान की कसौटी पर भी खरी उतरती है। अच्छा, विज्ञान भी इसे मानता है? बिल्कुल। जब इंसान गहरे दुख या किसी ट्रॉमा में होता है तो उसका दिमाग एक लूप में फंस जाता है, एक ही विचार बार बार आता है। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। हम ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। एकदम। और ऐसे में संवाद यानी अपनी बात कहना और सामने वाले की बात सुनना, ये एक कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग या मानसिक पुनर्गठन का काम करता है। कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग मतलब नजरिया बदलना? हाँ, कुछ वैसा ही। देखिए, कविता में जो लिखा है गम हर पाते, उसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि समस्या कोई जादू से खत्म हो गई। सही बात है, जादू तो नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि जब हम अपने दुख को शब्दों में ढालकर बाहर निकालते हैं ना, तो हम उस अदृश्य दुख को एक आकार दे देते हैं। और जिस चीज का आकार होता है, हमारा दिमाग उससे बहुत बेहतर तरीके से निपट सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार पॉइंट है। मतलब संवाद उस अनकही उदासी को एक तरह से सोखने का काम करता है। एकदम सही समझे आप। इसे अगर मैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के नजरिए से देखूं तो ये बातें हमारी जिंदगी की गाड़ी में भावनाओं के झटके सहने वाले स्प्रिंग या जिसे हम शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं, उसकी तरह काम करती हैं। बिल्कुल, शॉक एब्जॉर्बर। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। हाँ, क्योंकि जिंदगी का रास्ता हमेशा सपाट तो होता नहीं है, है ना। कभी अकेलापन बहुत हावी हो जाता है, कभी असफलताएं हमें डराती हैं। इसी कविता में एक बहुत ही मार्मिक लाइन है जिसने मुझे सच में रुककर सोचने पे मजबूर कर दिया। लाइन है, तन्हा जीवन कैसे संभाला, देती बातें प्यार है पगला। बहुत गहरी बात है ये। मतलब जब अकेलेपन की खाई में इंसान गिरने लगता है तो कोई भौतिक सहारा काम नहीं आता, बल्कि किसी अपने से की गई लंबी बातचीत ही उसे पूरी तरह से टूटने से बचाती है। वो बातचीत उस मानसिक झटके को अपने ऊपर ले लेती है। हाँ, और इस अकेलेपन के संदर्भ में ना एक और परत है जिसे समझना बहुत जरूरी है। वो क्या है? कवि इस संवाद को केवल खाली समय काटने की कोई गतिविधि नहीं मानता है। आगे की जो पंक्तियां हैं, बातें मन के भेद है खोले, बातों से रिश्ते हैं बोले, सुख दुख बांटे नहीं सन्नाटे, बातें मीठे बोल है घोले। सुख दुख बांटे नहीं सन्नाटे,
ये लाइन तो अपने आप में एक पूरा दर्शन है। ती तो है, लोग बैठे तो हैं, लेकिन मानसिक सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटा रिश्तों का सबसे बड़ा दीमक है। दीमक, ये बहुत ही स्ट्रांग वर्ड है। हाँ, क्योंकि ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर हम रिश्तों में सोचते हैं कि बस हमने एक साथ वक्त बिता लिया, टीवी देख लिया, वही काफी है। लेकिन वो काफी नहीं होता। वही तो, अगर उस वक्त में हमने अपने सुख दुख का आदान प्रदान नहीं किया तो हमने सिर्फ सन्नाटा बांटा है, और सन्नाटा बांटने से रिश्ते जीवंत नहीं होते। एकदम सही। कविता खुद आगे कहती है कि गुजरे दिन हैं गुजरी रातें, बातों से होती मुलाकातें। मतलब सिर्फ कैलेंडर के पन्ने पलटने से या सालों साल एक छत के नीचे रहने से मुलाकात नहीं होती। असली मुलाकात तब होती है जब दो लोग शब्दों के जरिए एक दूसरे की चेतना को छूते हैं, तभी रिश्ते सच में बोलते हैं। बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और देखिए, यहीं पर आके ये कविता एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक मोड़ भी लेती है। अच्छा, मोड़ कैसा? मतलब अभी तक तो हमने ये स्थापित किया कि बातें जीवन को संभालती हैं, वे एक तरह की थेरेपी हैं, लेकिन फिर अचानक से एकदम से संवाद के खतरे भी सामने आ जाते हैं। अरे हाँ, यहीं पर मुझे सबसे बड़ा पेच नजर आया था। मतलब मैं सच में थोड़ा उलझ गया जब मैंने अगली पंक्तियां पढ़ी। कौन सी पंक्तियां? वही जो विरोधाभास वाली हैं। देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि बातें करो क्योंकि इससे रिश्ते जुड़ते हैं, अकेलापन दूर होता है, लेकिन फिर एक सख्त चेतावनी आती है, बातूनी को मिलती लातें, बातों की पूंजी हम खाते। मतलब जो इंसान बहुत ज्यादा बातें कर रहा है, जो बातूनी है, उसे समाज धक्के मार रहा है या नकार रहा है। क्या ये एक सीधा सीधा विरोधाभास नहीं है? देखने में तो लगता है ना? हाँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बात करना जरूरी है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि बातूनी लोगों को लातें मिलती हैं। हाँ। तो एक आम इंसान इस संतुलन को कैसे समझे? उसे कब बोलना चाहिए और कब एकदम चुप हो जाना चाहिए? देखिए, ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसे गहराई से देखें ना, तो ये कोई विरोधाभास नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है ये? ये असल में संवाद की मात्रा यानी क्वांटिटी और उसकी गुणवत्ता यानी क्वालिटी के बीच का बहुत ही महीन अंतर है। ध्यान दीजिए, कवि ने यहाँ शब्दों को एक पूंजी या संपत्ति कहा है। बातों की पूंजी। हाँ, समाज उस इंसान को नहीं नकारता जो अर्थपूर्ण बातें करता है। समाज उस बातूनी इंसान को नकारता है जो सिर्फ खाली शोर मचाता है। मतलब बिना सोचे समझे बोलना। बिल्कुल। जब कोई बिना सोचे समझे सिर्फ बोलते रहने के लिए बोलता है, तो वो अपनी बातों की पूंजी को नष्ट कर रहा होता है। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि हम उन लोगों को सुनना बहुत जल्दी बंद कर देते हैं जो हर समय बोलते हैं। क्योंकि उनके शब्दों से अर्थ खत्म हो जाता है। एकदम सही, उनके शब्दों का कोई वजन नहीं रह जाता। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अर्थशास्त्र के इन्फ्लेशन या कहें कि मुद्रास्फीति के नियम जैसा हो गया। इन्फ्लेशन? ये थोड़ा समझाइए, कैसे? देखिए, जब किसी देश के बाजार में बहुत ज्यादा नोट छप जाते हैं और पैसा जरूरत से ज्यादा हो जाता है, तो पैसे की कीमत गिर जाती है ना? एक छोटी सी चीज खरीदने के लिए भी आपको बहुत सारे नोट देने पड़ते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक उसी तरह जब हम बहुत ज्यादा और बिना सोचे समझे बोलते हैं, तो हमारे शब्दों की जो परचेजिंग पावर है या उनका जो वजन है, वो कम हो जाता है। लोगों पर हमारी बातों का असर होना ही बंद हो जाता है। अरे वाह, शब्दों की मुद्रास्फीति, ये एक बेहतरीन और बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। शुक्रिया। और मजे की बात देखिए, इस इन्फ्लेशन से बचने का जो उपाय है ना, वो भी इसी कविता में दिया गया है। वो तौलने वाली बात? हाँ, उपाय है, बातों को तौलो और बोलो, गहरा सोचो भाव टटोलो, कानों में मिश्री को घोलो, मीठे होकर सबके होलो। शब्दों को तौलने का सीधा सा मतलब है बोलने से पहले एक कॉग्निटिव पॉज लेना, यानी अपने दिमाग को कुछ सेकंड का ठहराव देना। ये ठहराव हमें अपने भीतर के भावों को टटोलने का मौका देता है, और जो शब्द इस प्रक्रिया से छनकर बाहर आते हैं ना, उनमें एक तरह की मिठास या मिश्री होती है। और ये मिश्री केवल सुनने में अच्छी नहीं लगती, हाँ, बल्कि इसका प्रभाव बहुत जादुई होता है। बिल्कुल। अंत में कहा भी गया है, बातों से सौदे हो पाते, बातों से सब कुछ मनवाते। अब देखिए, इसे सिर्फ किसी कॉर्पोरेट या व्यापारिक सौदे के रूप में देखना तो बहुत सतही होगा। जीवन का हर रिश्ता, हर संघर्ष एक तरह का नेगोशिएशन ही तो है। एकदम सही कहा। कड़वी बातें, मीठी बातें, सीधी बातें, टेढ़ी बातें, हमारे पास शब्दों के बहुत से हथियार होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने शब्दों में मिठास और गहराई घोलना सीख जाता है, वो बिना किसी बल प्रयोग के सिर्फ अपनी बातों के दम पर दुनिया के किसी भी कठिन मोड़ से गुजर सकता है। हाँ, वो लोगों को आसानी से अपना बना सकता है।
और अगर हम इस सोच के दायरे को थोड़ा और बड़ा करें ना, हाँ बताइए। तो ये स्पष्ट होता है कि ये केवल एक कविता का निष्कर्ष नहीं है, ये उस व्यक्ति के पूरे जीवन का दर्शन है जिसने इस सृजन ब्लॉक को इतने सालों तक सींचा है। बिल्कुल। मतलब जब कोई व्यक्ति शब्दों की कीमत, कि उन्हें कैसे तौलना है, कैसे उनमें मिश्री घोलनी है, इतनी गहराई से समझता है, तो जाहिर है कि उसका पूरा डिजिटल आर्काइव साधारण तो नहीं हो सकता। हाँ, और आपकी इस बात ने मेरी उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है। तो चलिए सिर्फ इस एक कविता के चश्मे से थोड़ा बाहर निकलते हैं और इस पूरे 16 साल के डिजिटल सफरनामे को एक बड़े कैनवस की तरह देखते हैं। बिल्कुल, देखना चाहिए। 2010 से लेके 2026 तक 1 लाख से ऊपर पेज व्यूज। जब हम ब्लॉग के अलग अलग लेबल्स या श्रेणियों पर नजर डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरी मनुष्यता का इतिहास खंगाल रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प है। वहाँ और क्या-क्या विषय हैं? अरे बहुत कुछ है। इसमें खेती पर कविताएं हैं, क्रांति की चेतना है, महाकाल और नवगीत हैं, समकालीन दोहे हैं। मतलब ये कोई एक सीधी सड़क नहीं है जिस पर कवि चल रहा है, बल्कि ये तो पूरी एक दुनिया है। और इंसान का दिमाग किसी एक रंग या किसी एक विषय से बंधा हुआ होता भी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यही बात इस आर्काइव को एक मनोवैज्ञानिक खजाना बनाती है। मैं जब इसे देख रही थी तो मुझे इसमें कॉग्निटिव डिसोनेंस या कहें कि संज्ञानात्मक विरोधाभास के बहुत ही सजीव उदाहरण मिले। विरोधाभास? वो कैसे? देखिए, एक तरफ हम मानव मन की सबसे कोमल और सुरक्षित भावनाओं को देखते हैं। एक रचना में कवि अपने माता पिता के लिए लिखता है, पिता विश्वास का आकाश है, माता धरती सा आभास है। बहुत सुंदर। यहाँ माता पिता को संपूर्ण ब्रह्मांड यानी आकाश और धरती के रूप में देखा गया है। ये सुरक्षा, श्रद्धा और पूर्ण विश्वास का चरम है। हाँ, ये एक ऐसा कोना है जहाँ इंसान खुद को दुनिया का सबसे सुरक्षित बच्चा महसूस करता है। उसे लगता है कि कुछ गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही हम आर्काइव के दूसरे पन्नों पर जाते हैं, एक भयानक झटका लगता है। मुझे आई याद माँ की शीर्षक वाली एक रचना पढ़कर सच में सिहरन महसूस हुई। मैंने भी वो पढ़ी है। वो उस सुरक्षित धरती सा आभास वाली माँ की छवि से बिल्कुल उलट है। एकदम अलग। बिल्कुल। उस कविता का जो दृश्य है ना, वो बहुत ही विचलित कर देने वाला है। वहाँ शब्द हैं, सिसकती हुई सांसें हैं, रुदन करती माएँ हैं, दुल्हन की मेहंदी तक अभी तक सूख न पाई, शत विच्छत लाशों में अपने को पाए हैं। उफ, ये बहुत ही गहरा और डार्क है ना? अब सोचिए, एक ही मन जो अपनी माँ में धरती की सुरक्षा देखता है, वही मन दुनिया की अन्य माताओं को युद्ध या किसी भयानक मानवीय क्रूरता के बीच शत विक्षत लाशों पर रोते हुए देखकर कितनी गहरी पीड़ा से भर उठता है। ये विरोधाभास दर्शाता है कि एक जागरूक व्यक्ति अपने समय की पीड़ा को, समाज के दुख को अनदेखा नहीं कर सकता। एकदम से। और ये इस बात का भी सबूत है कि किसी भी संवेदनशील इंसान का मन एक साफ सुथरे करीने से सजाए गए बंद कमरे जैसा नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लगता है कि इंसान का मन असल में एक घने बेतरतीब जंगल की तरह होता है। खुद इस ब्लॉग में एक जगह बहुत ही कमाल का सवाल पूछा गया है, बताओ यहाँ वन कितना घना है? अरे वाह, क्या लाइन है ना? और मुझे लगता है ये वन बहुत घना है। हाँ। मतलब इस मन रूपी जंगल में एक तरफ पिता के विश्वास की शांत नदियां बह रही हैं, तो दूसरी तरफ युद्ध की पीड़ाओं के मौन खड़े हुए ऊंचे पर्वत भी हैं। और मजे की बात यह है कि ये भावना रूपी पर्वत हमेशा स्थिर नहीं रहते। एक अन्य पंक्ति है इस आर्काइव में, बोझिल है आकाश, पर्वत टूटकर रोज गिरे। मतलब जब दुनिया का दुख बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो इंसान के अंदर भावनाओं के ये जो पर्वत हैं, ये टूट कर गिरते हैं और अंदर एक सैलाब सा आ जाता है। बिल्कुल। और उस सैलाब को संभालने के लिए ही ये ब्लॉग एक प्रेशर वाल्व का काम करता है। प्रेशर वाल्व? हाँ, ये थोड़ा समझाइए। देखिए, इतने जटिल और गहरे विचारों को अगर शब्दों के माध्यम से बाहर न निकाला जाए तो कोई भी इंसान अंदर से टूट सकता है। उसे एक आउटलेट चाहिए। हाँ, सही बात है। और सिर्फ दुख ही नहीं है वहाँ। इस आर्काइव में इंसान को जोड़ने वाले अन्य तत्व भी मौजूद हैं, जैसे वीरों की भूमि चित्तौड़गढ़ पे लिखी गई कविता जो महाराणा के ऐतिहासिक पराक्रम की बात करती है। इतिहास और गौरव की बात। हाँ, जब वर्तमान की त्रासदी या परेशानियां बहुत भारी लगने लगती हैं तो इंसान अपने इतिहास, अपने पुरखों के गौरव और अपनी मिट्टी से ताकत खींचता है। ये सब एक ही चेतना के अलग अलग हिस्से हैं। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ शब्दों के धागे से पिरोया गया है।
वही शब्द जिन्हें 2012 की उस पहली कविता में तौलकर बोलने की सलाह दी गई थी। बिल्कुल सही जोड़ा आपने से। तो जब हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? 16 साल लंबे सफर ने हमें क्या सिखाया? देखिए, मेरी समझ से निचोड़ ये है कि इंसान की असली जटिलता उसके द्वारा रचे गए संवादों में ही बसती है। हम किसी के चेहरे को देखकर ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते कि उसके भीतर धरती सा आभास देने वाला प्रेम पल रहा है या फिर क्षत विक्षत लाशों को देखकर उपजी कोई गहरी पीड़ा है। चेहरा सब कुछ नहीं बताता। एकदम। ये सब तभी सामने आता है जब वो व्यक्ति संवाद का रास्ता चुनता है, जब वो उस सन्नाटे को तोड़ता है। अगर हम शब्दों को तौलकर इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो हम ना सिर्फ अपने अकेलेपन से लड़ सकते हैं, बल्कि हम अपने भीतर के इस घने जंगल को भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्या बात है। और एक बार जब हम अपने विचारों को शब्दों का रूप दे देते हैं तो वे अजर अमर हो जाते हैं। बिल्कुल। वे हमारे वजूद का एक पक्का हिस्सा बन जाते हैं। सृजन ब्लॉग का ये जो 16 साल का आर्काइव है, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब कोई इंसान पूरी ईमानदारी से अपने मन के पन्ने दुनिया के सामने खोलता है तो वो मन कितना विशाल हो सकता है। बहुत विशाल। उसमें मौसम भी है, खेती भी है, अध्यात्म भी है और समाज की गहरी करुणा भी है। और डिजिटल दुनिया की सबसे खास बात यही है कि यहाँ समय जैसे ठहर जाता है। सोचिए, 2012 में लिखी गई एक कविता 2026 में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हाँ, बिल्कुल। और आज भी हमारे मनोविज्ञान को समझने में वो उतनी ही मददगार साबित हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आपकी ये बात मुझे आज के दौर के एक बहुत ही गंभीर विचार की ओर ले जाती है। मतलब आज हम सभी इंटरनेट पर ही तो जी रहे हैं, है ना? हाँ, ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। रोज न जाने कितने मैसेज भेजते हैं, कितनी पोस्ट लिखते हैं, सोशल मीडिया पर कितनी कमेंट्स करते हैं। जाने अनजाने में हम सभी अपना खुद का एक 16 साल का या शायद उससे भी लंबा डिजिटल आर्काइव रोज बना रहे हैं। हमारी जिंदगी का हर डिजिटल पदचिन्ह, हमारा डिजिटल फुटप्रिंट लगातार जमा हो रहा है। बिल्कुल। हर एक क्लिक, हर एक शब्द दर्ज हो रहा है। तो जरा कल्पना कीजिए, आज से 20 या 30 साल बाद अगर कोई भविष्य में हमारे इन छोड़े गए शब्दों का इसी तरह से विश्लेषण करे जैसे आज हमने किया, तो उसे वहां क्या मिलेगा? ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है ना? क्या उन्हें उस आर्काइव में कानों में मिश्री घोलने वाले, रिश्तों को जोड़ने वाले और तौलकर बोले गए शब्द मिलेंगे, या फिर वहां सिर्फ मुद्रास्फीति का शिकार हुए बेमानी शब्द, बिना सोचे समझे किया गया शोर और कड़वाहट मिलेगी? मुझे लगता है अगली बार जब हम अपनी कीबोर्ड पर कुछ टाइप करें या किसी से बात करें तो शायद हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे शब्द सिर्फ हवा में या स्क्रीन पर खो नहीं रहे, वे हमेशा के लिए हमारी कहानी लिख रहे हैं।